लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी कोई तो साथी चाहिए लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। ये मौसम बारिश का तो नहीं था, मगर दोपहर के बाद अचानक बारिश होने लगी थी। मैं भाग भाग कर रस्सी पर फैले कपड़े उठा रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं सिहन में गिर पड़ी। कपड़े हाथ से छूट गए। मेरी एक चीख निकली और मैं पाँव पकड़कर रोने लगी। नूतन जी, क्या हुआ? कहीं आप गिर तो नहीं गईं? मेरे कानों में सामने फ्लैट में रहने वाले उदय जी की आवाज़ पड़ी तो मैं सर उठाकर उन्हें देखी और उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी हाँ, पाँव फिसल गया और अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ। आंसू मेरी आंखों में रुक नहीं पा रहे थे। अरे, तो आवाज़ देनी चाहिए थी ना, उदय जी बोले और 2 मिनट बाद वो अपनी दीवार फैलाकर मेरे छज्जे पर थे और फिर छज्जे से मेरे आंगन में। पहले उन्होंने मुझे सहारा देकर कमरे में पहुंचाया, फिर कपड़े उठाकर बरामदे में रखी कुर्सी पर रखते हुए बोले, दर्द ज़्यादा है तो मैं अपनी गाड़ी से आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं देखती हूँ। काजल से बात करके वो जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैं उदय जी के साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मना कर रही थी। क्या रहने दें? आपको दर्द ज़्यादा है? मुझे तो लगता है पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब उदय जी होल्डर से तौलिया निकालकर अपना सर पोंछ रहे थे और मैं एक बार फिर उठने की कोशिश कर रही थी। अरे अरे, आप आराम से बैठी रहें, मैं गाड़ी लाता हूँ, कहते उदय जी ने तौलिया मुझे पकड़ाया और खुद बाहर की तरफ चले गए। तो मैं तौलिए से सर पोंछने के बाद हाथ बढ़ाकर बड़ी मुश्किल से टेबल पर से अपना मोबाइल उठा पाई और काजल का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिलते ही काजल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ माँ, बोलो, कैसी हो? काजल, वो मैं आंगन में गिर गई थी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं कहते कहते रो पड़ी। कब? काजल की घबराई हुई आवाज़ पर मैं अपने आंसुओं को जब्त करते हुए सारी बात उसे बता दी तो वो बड़े प्यार से मुझे समझाने लगी। चली जाओ ना माँ, उदय जी भले आदमी हैं और मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकती। आशु के ऑफिस से आते ही मैं आऊँगी तुम्हारी तरफ। वो काजल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उदय जी के साथ जाने में, मैं जुज़ बुज़ होकर बोली तो दूसरी तरफ काजल बुरा मानते हुए बोल पड़ी। क्या अच्छा नहीं लग रहा माँ? कौन सा वो आपको कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं? चली जाए ना। काजल की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उदय जी आ गए और मैं फ़ोन काटकर उदय जी से बोल पड़ी, आपको परेशान होना पड़ेगा, इसलिए आप रहने दें। शाम काजल आएगी तो डॉक्टर के पास ले जाएगी मुझे। शाम होने में 4 घंटे हैं, सीधी सीधी मेरे साथ चलें, मैं दवा दिला लाता हूँ। काजल आएगी तो उसे परेशान होना नहीं पड़ेगा, उदय जी बोले और मेरा बाजू पकड़कर उठाने लगे। तो मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ डॉक्टर के पास चली आई। डॉक्टर ने फ़ौरन एक्सरे किया और बताया कि पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, गर्म पट्टी बांधना पड़ेगा और चलने फिरने से परहेज़ करना होगा। मैं हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखी और फिर रोनी सूरत बनाकर बोली, गर्म पट्टी तो बांध लूँगी, मगर चलने फिरने से परहेज़ करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अगर आप चले फिरेंगी तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। डॉक्टर कागज़ पर दवाओं की लिस्ट बनाते हुए बोले तो मैं चुप सी बैठी रही। ये दवा खरीद लें और अपनी मिसेस का बहुत सारा ध्यान रखें, डॉक्टर पेपर उदय जी को पकड़ाते हुए कह रहे थे और मैं अपनी जगह शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। उदय जी ने मुस्कुराकर प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा और फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा करने लगे। मैं कसमसा कर रह गई, इसीलिए काजल से कह रही थी कि तुम आ जाओ, तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मगर वो कहाँ मेरी सुनती है। मैं मन ही मन में काजल को भला बुरा कहती नाचार सी उदय जी के साथ चल रही थी। डॉक्टर के पास से घर आते आते शाम गहरी हो गई थी। उदय जी मुझे कमरे में छोड़कर अपने घर चले गए थे। बारिश अब भी हो रही थी। दवा खाने की वजह से मुझे ज़रा आराम था। काजल के आते आते 8 बज गए। वो आई तो मुझे खाना खिलाई और बेड पर लेटाकर कल आऊँगी कहती आशु के साथ वापस चली गई। मैं रोक भी नहीं पाई। अब वो मेरी बेटी कम और किसी के घर की बहू ज़्यादा थी। उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी।
सास ससुर बीमार रहते थे। एक छोटी सी बच्ची थी उसकी। आशु को सुबह ऑफिस जाना होता था। काजल चाह कर भी मेरे पास रुक नहीं सकती थी। मैं कैसे कहती कि काजल को मेरे पास रहने दो। मैं कह ना पाई और वो रुक ना पाई। आशु ने कहा था कि मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता और खाना पहुंचा जाऊंगा। सुबह आशु के आने से पहले उदय जी नाश्ता, चाय, गरम पानी और एक व्हील चेयर लेकर पहुंच गए। मुझे सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया और बाथरूम तक लाकर छोड़ गए। मैं शर्मिंदा हो रही थी, खुद से भी और अपने पति दिलीप से भी। काजल 8 साल की थी जब दिलीप दिल के दौरे से गुजर गए थे। तब तक खुद को और काजल को संभाल संभाल कर चलती रही थी। अपना और काजल का हर काम भाग भाग कर करती रही थी। काजल की शादी को 3 साल हो गए थे। उसकी शादी के बाद भी मैं जी रही थी, खा रही थी, हर काम कर रही थी, मगर ये गिरना मेरे लिए मुसीबत बन गया था। दीवार पकड़कर बाथरूम से बाहर आई तो उदय जी छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे बाहर आता देखकर भाग कर आए और सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाते हुए बोले, बस 10-12 दिनों की परेशानी है, फिर आप चलने लगेंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं कुछ शर्मिंदा होते हुए बोली तो वो हंस पड़े। आपको संकोच हो रहा है, मगर ये मेरा फर्ज है। वो कुर्सी पकड़े मुझे लिए कमरे तक आए तो मैं खुद ही कुर्सी से उतरकर बेड पर बैठ गई और उन्होंने मेरे सामने नाश्ते का ट्रे रख दिया। फिर चाय कप में डालते हुए बोले, पता नहीं मेरी चाय आपको पसंद आएगी या नहीं। चाय तो चाय होती है, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी। मैं मुस्कुराई तो वो कप मुझे पकड़ाकर जोर से हंस पड़े कि तभी आशु की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और मैं ज़रा सिमट कर रह गई। उदय जी ने चाय का तीसरा कप भी भर दिया और आशु के आते ही कप उसे पकड़ाकर बोले, लो मीठी मीठी प्यारी प्यारी चाय। आशु साथ लाए नाश्ते का डब्बा टेबल पर रखने के बाद कप पकड़ता हुआ हौले से मुस्कुराया। फिर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगा। हाँ, दर्द तो बहुत है, मैं चाय पीते हुए बोली तो वो खुद भी चाय पीने लगा। अंकल, आपकी चाय बहुत पसंद आई, आशु चाय पीते हुए बोला तो उदय जी हंस पड़े। मैं आशु के लाए नाश्ते का डब्बा खोलने लगी तो उदय जी ने ट्रे मेरे पास करते हुए आशु से बोले, बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके खाने पीने का ध्यान रखूँगा, तुम अपनी सर्विस देखो। मैंने डब्बा खोलते हुए एक नज़र आशु पर डाली जो चाय का कप वापस ट्रे में रख रहा था। ये तो अच्छी बात है। आशु ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। फिर चलता हूँ माँ कहता वो उठ खड़ा हुआ। ठीक से बेटा, ठीक है बेटा, अच्छे से जाओ कहकर मैं चाय का कप वापस से उठा ली। मैं जब तक नाश्ता करती रही उदय जी मेरे पास ही बैठे रहे। फिर वो ये कहते हुए उठ गए कि मैं दोपहर में आपके लिए खाना बना कर लाऊंगा। मैं मना करती रही मगर वो आखिर तक माने ही नहीं। उदय जी अपने घर अकेले ही रहते थे। बीवी को गुजरे 15 साल हो गया था। एक बेटा था उनका। बेटे की शादी साल भर पहले ही हुई थी। वो अपनी वाइफ को लेकर मुल्क से बाहर रहता था और अब उदय जी थे और उनकी तन्हाई उनके साथ थी। 11 बजे काजल का फ़ोन आया था। मेरी खैरियत पूछ रही थी। मैंने बताया कि दर्द अभी है तो वो बोल पड़ी, माँ शाम तुम आशु के साथ यहाँ आ जाओ, जब तक डॉक्टर ने रेस्ट कहा है हमारे साथ ही रहो, फिर चली जाना। मैं काजल की बात पर चुप सी होकर रह गई। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था उसका। एक कमरे में उसके सास ससुर और एक कमरे में वो खुद रहती थी। मैं चली गई तो कहाँ रहूँगी। नीलम की पैदाइश पर गई थी मैं तो कितनी परेशानी से मैं वहाँ रह पाई थी। उसकी सास का मुंह बन गया था। अब गई तो फिर जाने क्या हो। सोचकर मैं मना करते हुए बोली, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। और हाँ, कल से आशु को मना कर देना वो नाश्ता खाना ना लाया करे।
उदय जी मेरा ध्यान रख रहे हैं, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। मैं कहकर चुप हुई तो काजल कुछ देर आ जाओ ना माँ, आ जाओ ना माँ कहती रही, फिर चुप हो गई। शाम आसपास के फ्लैट से कई लोग मुझे देखने आए और बस रस्मी सी बातचीत के बाद सब चले गए। उदय जी दोपहर का खाना, रात का खाना सब लाते रहे। सुबह नाश्ते पर अखबार उठा लाते, कुछ खट्टी कुछ मीठी खबरें सुनाते। नाश्ते के बाद लूडो बिछा लेते। दोपहर के खाने के बाद चले जाते तो मैं आराम कर लेती। शाम की चाय पर कभी पकौड़े तो कभी गुजिया बना लाते। रात के खाने के बाद जब वो चले जाते तो मैं कितने देर तक दिलीप को याद करती रहती और रोती रहती। उन्होंने हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हुए मुझसे कहा था, तुम दूसरी शादी कर लेना। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं? मैं रो पड़ी थी। नहीं, सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ। काजल की शादी के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लेना। कहते कहते उनकी सांसें फूलने लगी थी। डॉक्टर और नर्स ने मुझे बाहर जाने को कहा तो मैं वार्ड से बाहर आकर खिड़की से लगकर अंदर देखने लगी। डॉक्टर और नर्स उनके सीने को पूरी ताकत से दबा रहे थे और मैं बाहर खड़ी शिद्दत से रो रही थी। फिर वो मुझे और काजल को अकेला छोड़कर चले गए। मैं काजल को देख देख कर जीने लगी। आंसू गिर रहे थे मेरे। दिलीप होते तो मैं इतनी तन्हाई महसूस नहीं करती। काजल की शादी वाली रात भी मैं उसी शिद्दत से रोई थी जितनी दिलीप की मौत वाली रात रोई थी। दिलीप मेरी हंसी अपने साथ ले गए थे और काजल मेरी खुशी लेकर चली गई थी। अब मैं थी और मेरी तन्हाई। दूसरी सुबह मुझे डॉक्टर की तरफ जाना था। आशु ने आने का कहा था मगर आ ना पाया। मैं उसकी राह देखती रही। उदय जी नाश्ते की ट्रे लेकर जा चुके थे और मैं आशु के इंतज़ार में बैठी थी कि तभी काजल का फ़ोन आ गया। उसने बताया, माँ जी की तबीयत बिगड़ गई है, आशु ने लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, आप उदय अंकल के साथ चली जाएं। मैं कुछ कहे बगैर ही फ़ोन काट दी। कोई 10 मिनट बाद उदय जी हाजिर थे। उन्होंने आते ही कहा कि काजल बिटिया का फ़ोन आया था, कह रही थी आशु नहीं आ पाए। मैं चुपचाप उनके साथ डॉक्टर के पास आ गई। हफ्ता भर में मेरे पैर का दर्द कुछ कम हो गया था। अब मैं पकड़ पकड़ कर चल पा रही थी। उदय जी नाश्ता खाना पकाकर ला रहे थे, अखबार पढ़कर सुना रहे थे, मीठी मीठी चाय पिला रहे थे कि एक दिन उदय जी से मिलने उनके एक दोस्त और उनकी मिसेज मेरे घर ही आ गए। चाय भी पी ली उन्होंने और गपशप भी लगा लिया। जाते जाते लता जी ने हंसते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, उदय जी भी अकेले रहा करती हैं, अगर आप चाहें तो। कहते कहते वो रुक गईं। मैं घबराकर उनकी आंखों में देखने लगी। फिर उदय जी को देखी जो मनमोहन जी से बातों में लगे थे। तो क्या? मैं अपना हाथ लता जी की गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, तो दोनों की ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। वो इत्मीनान से कहकर उठ गईं तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर मैंने दूसरे दिन खुद ही उदय जी को अपने घर आने से मना कर दी। वो क्यों क्यों पूछते ही रहे मगर मैं उन्हें क्या बताती, इसलिए चुप ही रही। खुशगवार जिंदगी के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है, मगर इस उम्र में मैं सर झटक कर रह गई। काजल अपनी सास की बीमारी के पीछे परेशान थी और मैं अपने पैर के दर्द को लेकर अपने कामों में मसरूफ़। कई दिन बाद लता जी फिर से मेरे घर आ गई। मैं उन्हें देखकर ज़रा सहम सी गई। वो मुझे देखते ही कहने लगी, ये क्या बात हुई? उदय जी से शादी नहीं करनी थी? न करती, मगर इस तरह उन्हें अपने घर आने से मना क्यों कर दिया? वो सोफे पर मेरे बराबर ही बैठ गईं। मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा तो मैं चुप ही रही। फिर उठती हुई बोली, आप चाय लेंगी? नहीं, मैं चाय पी कर आई हूँ। और हाँ, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उदय जी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारें।
बल्कि ये कहने आई हूँ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उन्होंने आपको याद किया है। आप मेरे साथ चलें। मैं लता जी की बात सुनकर घबरा गई। कब हुआ ये सब? मैं पैर में चप्पल डाल रही थी, उसी रात जिस दिन आपने उन्हें अपने यहाँ आने से मना किया था। शाम के वक्त उन्होंने हम दोनों को फ़ोन पर बताया कि आपने उन्हें आने से मना कर दिया है। आज पूरे 7 दिन हो गए हैं। उनकी हालत ठीक नहीं। लता जी की आवाज़ उदास हो गई थी। मैं अपने दर्द होते पैर की परवाह किए बगैर भागकर कभी चप्पल पहन रही थी तो कभी शॉल उठा रही थी, कभी ताला और चाबी उठाती तो कभी एसी बंद करती। फिर मैं लता जी के साथ उनकी गाड़ी में हॉस्पिटल आ गई। उदय जी की खिदमत गुजारी याद आ रही थी। मैं दुआएं कर रही थी, मेरी आंखें नम हो रही थी। मैंने उन्हें आने से मना कर दिया था तो मैं खुद उनकी खबर क्यों न ली? मैं खुद को गुस्सा कर रही थी। गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग में रुक गई तो मैं हड़बड़ा कर उतर गई। फिर लता जी के साथ वार्ड की तरफ आई तो हैरान रह गई। काजल और आशु भी वहीं थे। मुझे देखकर काजल भागकर आई थी, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़ी। मैं तो बुत बनकर रह गई थी। आशु ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, माँ कब तक अकेली रहेंगी आप? माँ, उदय अंकल आपका बहुत ध्यान रखेंगे, मुझे पता था, इसीलिए मैं इस बार आपके पास नहीं आई। और माँ जी की बीमारी का बहाना भी बनाया। काजल रो रो कर कह रही थी और मैं अपने बच्चों को देखकर हैरान हो रही थी। लता जी फिर से मेरी आंखों में देखीं और बोलीं, आए मेरे साथ। शायद आपको यहाँ देखकर उदय जी की जाती हुई सांसें लौट आए। मेरे हाथ से काजल का हाथ छूट गया। मैं लता जी के साथ जा रही थी उदय जी की जाती सांसों को वापस लाने के लिए। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली कहानी लेकर जल्द आप सबों की खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।